गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हम लोगों का ग्रेविटेशन। तो आज की शुरुआत इस दो खूबसूरत लाइनों के साथ कि नफरतों के इस दौर में मोहब्बत की जंग जारी है। नफरतों के इस दौर में मोहब्बत की जंग जारी है और दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये एक चिराग न जाने कितने आंधियों पर भारी है। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक में। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारा जो मोटिव है वो बहुत कम बातों को लिखाकर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में इंसर्ट करना। जब आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो चीजें आपको आसान लगेगी, आपको इंटरेस्टेड लगेगी, और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एक बहुत कॉमन सा डिफिनीशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर मासेज इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम बात मैंने जब टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाया था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड कॉन्टेक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाया था और वहां पे मैंने डिफिनीशन दिया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसके मास की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं अपने अगले टॉपिक को तो हमारा टॉपिक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस से, दैट मींस वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और जब वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है तो उसके कुछ फैक्टर्स भी है, उसके कुछ फैक्टर्स भी है, जिस फैक्टर से हम लोग दो रूल को निकालते हैं, दो लॉ को निकालते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट P है और ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास Q है। ऑब्जेक्ट P का मास m1 है और ऑब्जेक्ट Q का मास हमारा m2 है। बहुत आसान है। और दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से r डिस्टेंस पे जो है वो सिचुएटेड है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट P है, एक ऑब्जेक्ट Q हमने कंसीडर किया। ऑब्जेक्ट P का मास m1 है, ऑब्जेक्ट Q का मास m2 है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसमें दो लॉ आते हैं और दोनों ही लॉ मैं आपको बताऊं कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब यह है कि इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इस दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स भी बढ़ेगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस विल इंक्रीज देन फोर्स बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मास बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा लॉ हम ये कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस जिसे हम r कहते हैं, इस r का स्क्वायर जो होगा वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो घटेगा, ये डिस्टेंस अगर घटेगा तो हमारा फोर्स जो है वो बढ़ेगा। बहुत आसान शब्दों में हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का। बेसिकली एक बहुत बड़ा भ्रम है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, जबकि मैं कहता हूं कि आप इसको एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए। इससे आसान पेपर कुछ नहीं है और इससे आसान सब्जेक्ट कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो इक्वेशन का LHS बराबर हो तो उसका RHS भी बराबर होता है, ऐसा हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ प्रोपोर्शनल साइन द प्रोडक्ट ऑफ मास बाय r स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। जब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इसके जगह पे हम लोग एक साइन देते हैं कांस्टेंट। भैया देखिए हम लोग बिहारी है, हम लोग जब भी कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी है। हमने इनसे प्रोपोर्शनल का साइन लिया और बदले में इनको जो है वो कांस्टेंट दिया। तो ये जो कांस्टेंट साइन हमारा है ये g है और इसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अगर हम
g को निकाल के यहां कर ले तो f इंटू आर ऊपर चला जाएगा और m1 इंटू m2 हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग g इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 लिख सकते हैं और यही हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक फॉर्मूला, एक रिलेशन हमारे पास आया, जिस रिलेशन से हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, किस यूनिट में हम लोग इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मेजर करेंगे, इसकी बात करेंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि फिजिक्स के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट नहीं याद है और अगर आपको उसका फॉर्मूला, इक्वेशन याद है, तो आप उस इक्वेशन से बहुत ही आसानी से फॉर्मूला से यूनिट को निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लिए। हमारे पास फॉर्मूला है g इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, जो हम लोग यहां से लेकर आए हैं, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। आर स्क्वायर, आर एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर है तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे m1 है, तो m1 की जगह पे kg और m2 की जगह पे भी kg, दोनों ही मास है, तो दोनों मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg पर kg स्क्वायर। ये हमारा ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बहुत आसान शब्दों में आपको जवाब देना है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी पूछे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एक शब्द में कहना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इस बटे के साइन को हटाते हैं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो हमारा g का वैल्यू होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ऐसा यूनिट वहां पे लगाना है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम में ही छुपा हुआ है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एक न्यूमेरिकली जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। मतलब क्या कहा जा रहा है, मतलब ये कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 kg है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन है दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होना चाहिए। तो ये जो हमारा था ये ग्रेविटेशन का पार्ट 1 था। हम लोग जब अगले लेक्चर में आएंगे तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकली कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर कैसे है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कांस्टेंट फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो हमारा इक्वेशन है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 का हम लोग इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।